मार्च आते आते राजे रजवाड़े निजामों नवाबों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थीं, लेकिन उनकी प्रजा के चेहरे पर मुक्ति का उल्लास छलक रहा था। अंग्रेज अफसरों से अपनी बेहतरी की आस लगाए बैठे इनमें से कई रजवाड़ों और रियासतों के अलंबरदारों ने बंटवारे की जद्दोजहद से खुद को अलग कर रखा था। हैदराबाद के निजाम इस जुगत में लगे थे कि किसी भी तरह उनका सिंहासन बचा रहे। हालांकि दिल्ली, पटना, लखनऊ और कलकत्ता के साथ साथ मेरे कई शहरों गांवों में अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। बंगाल के बाद मार्च की शुरुआत में ही बिहार दंगों की आग में जल उठा था और गांधी जी वहां पहुंच गए थे। तारीख थी 5 मार्च 1947। बापू कांग्रेसी नेताओं के रवैये से नाराज थे। वे चाहते थे कि कांग्रेसी जगह जगह हो रहे दंगों से खुद को अलग करें। इधर 20 मार्च 1947 को जयप्रकाश नारायण को साथ लेकर गांधी जी बिहार पुलिस की हड़ताल खत्म करा रहे थे और उधर इसी वक्त नॉर्थहोल्ट एयरपोर्ट से माउंटबेटन अपने परिवार के साथ भारत के लिए उड़ान भर रहे थे। 22 मार्च की दोपहर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर माउंटबेटन, उनकी पत्नी एडविना और 17 साल की बेटी पैमेला का स्वागत जब जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान कर रहे थे, तब होने वाले वाइसरॉय ने शाही अंदाज दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। 24 मार्च का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब दरबार हॉल में देश के अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय माउंटबेटन को शपथ दिलाई जा रही थी। मेरी रगों में दौड़ते खून की रफ्तार उस वक्त 4 गुना हो गई जब माउंटबेटन ने कहा, ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता से हट जाएगी और भारत आजाद हो जाएगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वाइसरॉय हाउस में नेहरू और माउंटबेटन के बीच 3 घंटे बैठक चली। बाद में माउंटबेटन एक एक करके राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से भी मिले, मगर 31 मार्च 1947 को गांधी जी और माउंटबेटन की मुलाकात सबसे खास रही। देश दुनिया के 50 से ज्यादा फोटोग्राफर्स इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचे थे। इस मुलाकात में गांधी जी का पूरा जोर इसी बात पर था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक 3 दिन बाद माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना से भी बातचीत की। जिन्ना ने साफ साफ कह दिया कि वे हर हाल में बंटवारा चाहते हैं। उन्हें अपना अलग देश पाकिस्तान चाहिए। धूप तेज होने लगी थी और आजादी पाने की आवाज भी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आजाद हिंद फौज का ये कौमी तराना उन दिनों हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर खूब जोर जोर से गाया जाता था। तब प्रभात फेरियां निकालना खतरे से खाली नहीं होता था, मगर मेरे हिम्मती बच्चों को इसकी परवाह ही कहाँ थी। वहीं पूरा हिंदुस्तान टुकुर टुकुर दिल्ली में चल रही सियासी मुलाकातों की तरफ भी देख रहा था। तारीख थी 15-16 अप्रैल। माउंटबेटन कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उन्होंने आजादी के अजूबे रोड मैप का प्रस्ताव पेश कर दिया। डिकी बर्ड प्लान नाम की ये योजना भारतीय नेताओं को रास नहीं आई। जोरदार विरोध के साथ कह दिया गया कि इससे देश टुकड़ों में बंट जाएगा और अराजकता पैदा हो जाएगी। माउंटबेटन को समझ में आ गया कि इस तरह सतही योजना से काम नहीं बनेगा, नई योजना बनानी पड़ेगी और वे इस पर काम भी करने लगे। दरअसल ब्रिटिश राजघराना नहीं चाहता था कि जिन आपसी झगड़ों के भरोसे वे अपना राजपाट अनवरत चलाते रहने की सोच रहे थे, उन्हीं झगड़ों की परिणति में निकला लहू कहीं उनके अपने प्रिय यूनियन जैक पर धब्बे न बना दे। उधर संविधान सभा आजाद भारत की रूपरेखा तैयार करने में लगी हुई थी। इन्हीं दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश कर दिया था। नेहरू के समर्थन के बावजूद इस बिल का जमकर विरोध हुआ। बहरहाल
संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई को संपन्न हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन अधिवेशन शुरू होने से पहले ही 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। इस बीच त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर और जूनागढ़ रियासतों के प्रमुखों और उनकी प्रजा में मतभेद गहराता जा रहा था। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान मुस्लिम लीग के नेताओं के करीबी थे। कहा जाता है कि वे तय नहीं कर पा रहे थे कि भारत का हिस्सा बने या नहीं, जबकि वहां की हिंदू बाहुल्य जनता उनके विरोध में थी। त्रावणकोर रियासत के दीवान सीपी रामास्वामी भी जिन्ना के बहकावे में आ गए थे। उनकी रियाया भी लगातार उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर रही थी। जूनागढ़ के नवाब 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ थे, लेकिन मुस्लिम लीग के दबाव में जिन्ना के साथ जाना चाहते थे।